मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। आज हम एक डेवलपिंग स्टोरी के हवाले से बात करेंगे जिसके अंदर एक बहुत अहम अपडेट आई है। एक खातून है, सिंथिया डी रिची उनका नाम है, अमेरिकन नेशनल है। पाकिस्तान में वो कई माह से पाकिस्तानी सियासी हालात के ऊपर अपनी आरा से हमें आगाह कर रही हैं। ट्विटर पे उनकी जो आरा होती हैं वो ज़्यादातर हमारी चंद सियासी जमातों के ख़िलाफ़ होती हैं और जो सियासी स्टेटस को रहा है उसको शिद्दत से तनक़ीद का निशाना बनाती हैं। उनकी जो ओपिनियन है वो उसको हम कह के कभी सामने लाया करती हैं। लिहाजा ये तसव्वुर पाया जाता है कि जैसे वो या तो पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा वसी तजर्बा पश्तून इलाक़ों के हवाले से ख़ास तौर पर रखती हैं। चंद हफ़्तों पहले से उनकी नज़र जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ उनका रुख किया है और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कई तफसीली तौर पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। वो इल्ज़ामात जो थे उसकी वजह से उनकी और पीपल्स पार्टी के बीच में तलख़ी एक ट्वीट की वजह से हुई, जहाँ पर उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ज़ात के हवाले से एक इल्ज़ाम लगाया था कि वो रिवेंज के लिए जरदारी साहब के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर वो एक तरह से एक्ट करती थी जिसके अंदर वो ख़वातीन के ऊपर अपना जबर दिखाया करती थी, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने FIA से कंप्लेंट की है और साइबर क्राइम विंग को कंप्लेंट लॉन्च की है इस इल्ज़ाम के हवाले से, जो कि उनकी तरफ से कहते हैं बेबुनियाद है और एक शहीद पाकिस्तानी सियासतदान का नाम ख़राब करने की कोशिश है और किसी की ईमा पे करने की कोशिश है। ये भी इल्ज़ाम सिंथिया साहिबा पे लगता है। उन्होंने फिर 3 दिन पहले मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से कुछ इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। उनकी कुछ तस्वीरें जो कि मोम के बने मुजस्मों के साथ हैं उनको पोस्ट किया। ये बात वाज़ेह नहीं की कि वो सही इंसानों के साथ तस्वीरें हैं या नहीं हैं और इस इल्ज़ाम में भी उन्होंने ये कोशिश की दिखाने के लिए कि जैसे मुर्तज़ा साहब जो हैं वो भी ज़िंदगी के अंदर सदाकत और अमानत के मेयार से हट के जीते हैं। उसके अलावा उन्होंने मुराद अली शाह साहब पे, मुकेश कुमार चावला साहब पे, शर्जील नाम मेमन साहब पे अलग अलग डिटेल्स और स्पेसिफिसिटी के साथ करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं। इल्ज़ाम के अंदर उन्होंने ये भी आया किया है कि पैसे किस रकम में पैसे करोड़ों रुपए किस तरह एक अरब निजात इंसान को दिए जाते थे जो कि प्राइवेट चार्टर फ़्लाइट्स पे उसको मुल्क से ले जाया करता था, जिसके बाद उसको अरेस्ट किया गया और ये सारी चीज़ें जो हैं वो FIA कंफर्म भी कर सकती है। ये इल्ज़ामात उन्होंने ये एक ऑफिशियल पब्लिक ऑफिशियल पे एक ऑफिशियल बात का इल्ज़ाम है। इसके साथ साथ वो तवातुर से लोगों के ऊपर उनकी ज़ात के हवाले से भी इल्ज़ाम लगाया करती थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी ज़ात के ऊपर उन्होंने कई इल्ज़ाम लगाए। शेरी रहमान साहिबा की ज़ात के ऊपर, ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कई इल्ज़ाम लगाए। तैमूर तालपुर साहब जो कि एक और पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, उनकी भी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर तस्वीरों की जो वो कहती हैं सबूत है उसके साथ कई इल्ज़ाम लगाए। इसके बाद उनके मुताबिक उनको कई पीपल्स पार्टी की लोगों की तरफ से धमकी आमेज़ उनके साथ गुफ्तगू की गई, उनको मैसेजेस छोड़े गए, उनको हिरासा किया गया, जिसके बाद वहीद साहब ये सारी चीज़ें इग्नोरेबल हैं। उनकी बात की क्या सदाकत है क्या नहीं है उसको टेलीविज़न पे डिबेट होना नहीं चाहिए था, जब तक कि एक पॉइंट आया कि जब सिंथिया रिची साहिबा ने एक बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम लगाया, अपनी ज़ात के हवाले से लगाया, जहाँ पे सबूत वो आप ख़ुद हैं और क्या कहा उन्होंने वो दिखाना चाहते हैं। अब देखें जाफरी साहब, इन दोनों पहले ट्रांसलेट कर दूँ। ये कह रही हैं कि मुझे जिनसी तौर पे तशद्दुद का शिकार बनाया मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो कि उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे प्रेसिडेंट हाउस पे, और फिर उन्होंने रहमान मलिक साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनको रेप किया मिनिस्टर्स ऑनक्लेव के अंदर, जहाँ पर वो गई थी अपने वीज़ा को रिन्यू कराने के चक्कर में के सिलसिले में, और उनको कोई ऐसी वो उनका कहने के मुताबिक उनको ड्रग किया गया और उनको कुछ फूल दिए गए थे जिससे शायद वो ड्रग हो गई हों या कोई ड्रिंक्स दी गई थी जिससे वो शायद ड्रग हो गई हों। रहमान मलिक साहब ऑन द रिकॉर्ड आके कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। देखें, पहली जो सारी बातें थी उन पे तो एक अलहदा सवाल उठता है कि क्या इस तरह की बातें जो लोगों के पर्सनल लाइफ के हवाले से हैं और उनकी पब्लिक सर्विस
सर्विस और उनकी जो पब्लिक ओहदों पे अपने फ़राइज़ अंजाम देने के मामलात हैं उनसे अगर तो नहीं जुड़ती, ना बिलवास्ता जुड़ती हैं, ना बराह रास्त जुड़ती हैं, तो इस तरह की बात और इस तरह के इल्ज़ाम लगाना जहाँ पे कुछ भी प्रूव करना वैसे ही मुश्किल होता है लेकिन किसी की रेपुटेशन पे दाग ज़रूर लग जाता है, तो क्या ये जायज़ है वो भी इतने साल बाद इस तरह की बातें करना? और अगर ये बातें की जा रही हैं तो ये क्यों की जा रही हैं? अब इस चीज़ को अब सेपरेट कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो इल्ज़ाम है वो एक बहुत संगीन जुर्म के हवाले से है महज इल्ज़ाम, लेकिन एक बहुत संगीन जुर्म के हवाले से है जो कि जुर्म अकॉर्डिंग टू सिंथिया साहिबा उनके साथ हुआ है। अब जाहिर है कि क्योंकि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है तो आज कोई ये अंडरमाइन करके ये तो कोई नहीं कह सकता कि वो इल्ज़ाम लगाने की मुस्तहिक नहीं है। इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है, अब वो अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है तो आगे से या तो कानूनी कार्रवाई डेफेमेशन के हवाले से जिसके बारे में कहा गया है वो करें, या फिर ये जहाँ इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की तरफ भी जा सकती हैं ये। तो ये दो बड़े डिफरेंट सेट ऑफ उनकी अगर आप देखें कि उनकी बातें हैं, इनको अलहदा समझना और देखना चाहिए। पहले तो यही लग रहा था कि कोई पीपल्स पार्टी की सियासी दुश्मनी में इनके साथ या इनको आगे करके या ये खुद एक सियासी दुश्मनी में एक पार्टी के स्पेशली टॉप लीडरशिप को निशाना बना रही हैं, लेकिन जहां इस तरह का इल्ज़ाम लग जाए तो फिर हमारे आर हैंड्स आर ऑफ एज फार एज के हम कह सकें कि नहीं ये बात उन्हें सोच के करनी चाहिए थी। ये एक बड़ा इल्ज़ाम है, बल्कि बाकी ये लगाने का वो सारी हक है, लेकिन आगे से अगर तो इल्ज़ाम सही नहीं तो ये भी जिनके खिलाफ इल्ज़ाम लगा वो भी हक हासिल और उनका ये इल्ज़ाम लगाना और 2011 का हवाला देना उनकी तरफ से ये एक्सप्लेन भी करता है कि वो पहले इतनी ज़ाती तौर पे तनकीद कर क्यों रही थी उनके अपने मुताबिक कि वो ये सारी बातें इसलिए कर रही थी, इनको ज़ाती तौर पे एक घिनौना तजुर्बा है जिस हवाले से वो बात कर रही हैं। हमने क्लैरिटी के लिए पीपल्स पार्टी से दावत दी है, इम्तियाज़ शेख साहब को, सेनेटर हैं फॉर द पार्टी। साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ज़ाहिर है आप कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो आई डोंट नो इफ़ यूड हैव इट, लेकिन पार्टी का कोई स्टांस है? क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से हालांकि अभी भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे थे, जब तक कि ये इल्ज़ामात लगा रही थी, ज़ाती तौर पे ज़िंदगी के इल्ज़ामात लगा रही थी तो बात ठीक थी कि आप उनको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी के हवाले से एक इतना बड़ा और इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रही हैं और एक साबिक मिनिस्टर के ऊपर लगा रही हैं, इंटीरियर मिनिस्टर नो लेस, तो उसके बाद तो फिर एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स ज़रूरी है। सर देखिए, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मैं थोड़ी तस्दीक कर लूँ, मैं सेनेटर नहीं हूँ, मैं इस वक्त मिनिस्टर हूँ एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एमपी हूँ, तो उस हवाले से मैंने कहा कि मैं आपको क्लेरिफाई कर दूँ। दूसरा ये इशू जो है सिंथिया का, ये कुछ दिनों से चल रहा है और ये पाकिस्तान में तो कई सालों से इधर रहती हैं, आती जाती हुई रहती होंगी, तफसील मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि वो काफ़ी अर्से से पाकिस्तान में हैं और बाकी भी जो फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं तो वो KP के अलावा और मतलब मुख्तलिफ़ अफसरों के साथ उनकी फ़ोटोज़ दिखाए गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो यहाँ काफ़ी रहती हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनका फ़ोटोज़ मौजूद हैं, आज मैंने किसी क्लिप में देखा। तो इसका मतलब है कि वो यहाँ की सोशल गैदरिंग्स में, सोशल इवेंट्स में वो लोगों से मिलती करती रही हैं, लोगों के पास आती जाती रही हैं, जो विच इज़ अ नॉर्मल थिंग। एक ब्लॉगर हैं, एक राइटर हैं, वो करती हैं। लेकिन ये जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया और शुरुआत उन्होंने शहीद बेनज़ीर साहब, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर के नाम से किया, तो मैं समझता हूँ कि उससे ही हमें अंदाज़ा हो गया कि मतलब ये सही नहीं है और मतलब एक इल्ज़ामात वाला सिलसिला है और मतलब जो शहीद बेनज़ीर के करैक्टर को ख़राब करने के लिए या उनकी बात को करने के लिए ऐसी इस तरह की चीज़ उन्होंने की जो कि बिल्कुल गलत है और जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और मतलब उस पर बड़ा रिएक्शन भी है पार्टी में और मतलब कोई इस चीज़ को बिलीव भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस तरह की खातून थी, जिस तरह की लीडर थी हमारी, उसके बारे में इस तरह की जो बात उन्होंने की है बहुत ही घटिया बात है और वो मतलब अनबिलीवेबल है हमारे साहब। ये आपकी पार्टी के लिए यकीनन के लोगों के लिए भी जी, पार्टी के लिए यकीनन एक इमोशनल इशू है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ज़ाहिर है यहाँ पे हयात नहीं है कि वो अपनी डिफेंस पेश कर सकें और इस तरह का इल्ज़ाम लगाना आप सब लोगों की तरफ से इसकी यूनानिमस रिब्यूक किया है आप लोगों ने, लेकिन सर उसको आप एक तरफ अगर रख दें क्योंकि वो तो इल्ज़ाम तराशी है, उसकी उनके पास कोई वाज़ेह सबूत नहीं है, और दूसरी तरफ इनकी इस बात पे आ जाएं जबकि वो मौका भी बता रही हैं, जगह भी बता रही हैं और अपनी ज़ात के हवाले से एक इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो इसको तो ब्रश अंडर द कार्पेट नहीं किया जा सकता, इसको इन्वेस्टिगेट होना तो ज़रूरी है। लेकिन इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? एक
8 साल 9 साल पहले के एक वाक़या, और उसके बाद वो यहाँ पाकिस्तान में रहीं और हर जगह हर वक्त लोगों से मिलती रहीं, और इवन प्राइम मिनिस्टर जैसे शख्स से भी मिलती रहीं, वो उनकी फ़ोटोज़ हैं मौजूद। तो मेरा मतलब है कि कहीं तो कोई बात निकलती। और मिनिस्टर इनक्लेव में मैं खुद भी फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, स्टेट मिनिस्टर रहा हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। इस तरह का वहाँ माहौल ही नहीं है, फिर आ जाते हैं साथ साथ हैं। इस पे फिर आ जाते हैं कि आपके मुझे अपनी बात मुझे पूरी करने देना, मुझे पूरी करने दे बात, ठीक है जी। तो मतलब इस तरह का ना माहौल होता है और न चीज़ होती है। और मतलब वो मतलब वीज़ा एक्सटेंड कराना था तो फिर ऑफिस में होता है ना, वो तो जी इंटीरियर डिवीजन में होता है, वो फेडरल मिनिस्टर के घर पे तो नहीं होता। और मतलब ये इतने साल कहाँ गायब रहीं। और मतलब इसके अलावा भी तो देखा जाता है ना कि वो आदमी किस तरह का है, किस नेचर का है, क्या इसके ख़िलाफ़ पहले भी कोई इस तरह की शिकायत है या एक ही शिकायत है, या सिर्फ ये एक ही खातून है जो कि सबके ख़िलाफ़ करती फिर रही हैं। आज तो उन्होंने PMLN के बारे में भी कहा है कि अब उनकी बारी है, वो मैंने ट्वीट खुद देखा था, मीडिया पे कहीं आया था। तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं तो समझता हूँ कि एक कैंपेन है, एक मीडिया कैंपेन है हमारी पार्टी के लीडरों के ख़िलाफ़ भी। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्या इस तरह के आदमी लगते हैं, या इस तरह मतलब सोच सकते हैं कि प्रेसिडेंसी में बैठ के किसी के साथ इस तरह की चीज़ करें, या मतलब फेडरल मिनिस्टर शहाबुद्दीन साहब के वो ज़ोदकोब करें किसी खातून के साथ एज ए फेडरल मिनिस्टर। देखें, ये हर किसी की अपनी इज़्ज़त का सवाल होता है, और कोई भी इस तरह की चीज़ सोच भी नहीं सकता इस तरह करना। और इतने सालों तक अचानक खामोशी, और खामोशी के बाद वो खामोशी तोड़ना, और मतलब इस तरह की चीज़ करना। सालों तक खामोशी तो इस तरह के केसेस के अंदर एक्सप्लेन की जाती है कि जब आप इंतहाई ताकतवर लोगों के खिलाफ कोई बात करने जा रहे हो, या फिर आप खुद एक ग्रीफ और एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के थ्रू गुजर रहे हो, तो वक्त जो है उसको इस तरह नहीं देखा जाता। हार्वी वाइनस्टीन के खिलाफ भी जो इल्ज़ामात थे, वो एक बहुत ताकतवर आदमी थे, उसके बारे में भी लोग कहा करते थे कि ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। उसके खिलाफ भी इल्ज़ामात सालों बाद सामने आए। ख़वातीन को ख़ास तौर पर देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये साल गुजर गए हैं इज़ नॉट अ गुड इनफ एक्सक्यूज़। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तो देखिए, पीपल्स पार्टी को बिल्कुल हक बजाने पे FIA को कंप्लेन करे बाकी बातों के लिए, लेकिन इस इशू पे इन्वेस्टिगेशन कैसे हो, FIR काटेंगी तो होगी ना। नहीं, उन्होंने कहा है, उन्होंने कंप्लेन कर दिया FIA, लेकिन कर दिया तो अब FIA को सवाब दीजिए कि वो देखे कि कुछ है वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने का, तो ज़रूर करे। फिर देखें जी, फिर तो उनको बजाय मीडिया में आने के, इनको तो फिर वो वही करना चाहिए था ना जो लीगल एक ऑप्शन उनके पास है। किसी के पास भी अगर इस तरह का किसी के खिलाफ कोई बात है तो फिर वो वहाँ जाके मतलब अपनी शिकायत लिखाए ना। ये तो मीडिया पे इस तरह के साथ बात करना, मीडिया में इस तरह की यही है मेरा सवाल कि फिर इस पे आ जाएं सर कि आपके ख्याल से उन्होंने ऐसा फिर क्यों किया इतने साल बाद, और आके आपकी पार्टी के ये खातून पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? देखें जी, ये तो अभी मुझे तो नहीं पता, मैं तो उन खातून को नहीं जानता, लेकिन आप तो ज़रूर उनसे पूछ सकते हैं। आप उनको बुलाएं अपने प्रोग्राम में, आप जर्नलिस्ट हैं, आप एंकर्स हैं, आप बुलाएं उनको, पूछें कि इतने सालों के बाद अचानक ही क्यों याद आ गई ये कुछ चीज़ें, तो अंदाजा आपको होगा, और ऐसे ही तो नहीं कोई उठ के, मैं नहीं कह रहा वो सही कह रही है, कोई वजह ज़रूर होगी कहने की, सिर्फ ये कह रहा हूँ कोई वजह, ये नहीं कह रहा कि मुझे तो नहीं पता ना, वो तो इस खातून को पता होगा ना, उन खातून को भी पता होगा जिनसे पूछें आप। उनको खुद बताना चाहिए था कितने अरसे के बाद क्यों खामोश रहीं और क्यों अभी आ रही हैं। और वो मतलब फिर जाएँ ना, पुलिस में जाएँ या किसी ऐसे इदारों में जाएँ जहाँ से ये हो सके, बात यहाँ हो सके। देखें, और ये जो जिस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं उसके लिए तो मतलब एविडेंस भी चाहिए होता है, उसमें लोग चाहिए होते हैं, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होता है। उसका मतलब आंखों देखा कोई हाल, मतलब किसी ने देखा हो, किसी ने सुना हो। सिर्फ किसी के कहने पे और मीडिया में आ जाने से तो मतलब ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है, किसी के खिलाफ किसी के किरदार कशी करना। मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, अगर इनको वाकई इस तरह की चीज़ है तो ये जाए ना, फिर ये मतलब वो लीगल जो फोरम्स इनके पास ओपन हैं, जो इनके पास हुकूमती इक़दाम जो कर सकते हैं इदारे, उनके पास जाएँ और अपनी राइटिंग में कंप्लेंट दें। वो उनसे पूछेंगे। देखें, FIR दर्ज करने के भी तरीके होते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई हर आदमी चला जाए उसकी FIR हो जाए। उसका ज़रूर डेफिनेटली उनसे एविडेंस मांगी जाती है, उनसे बात पूछी जाती है, हालात देखे जाते हैं, उसके बाद मतलब उसके बाद FIR होती है। इस तरह अगर FIR होने लगें तो मतलब फिर तो आप हर किसी के ख़िलाफ़ हर कोई इस तरह की चीज़ें अपने ज़ाती मफाद के लिए कर सके। तो मैं समझता हूँ कि इनको वहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाए, और जहाँ जिस इदारे के पास भी ये जाएंगी FIR कराने, वो उनसे पूछेंगे कि भाई कैसे हुआ, कौन था, किसने देखा, क्या हुआ, क्या वाक़यात थे, क्यों गई आप, किस वक्त गई, रिकॉर्ड्स हैं, चीज़ें हैं, मतलब वही इदारे करेंगे ना इसमें। ये लेकिन ये सिर्फ मीडिया पे आके सिर्फ ट्वीट कर देना, जी ठीक है, जी तो सर सवाल तो सिर्फ मीडिया पे आके कह देना किसी के साथ ज्यादती है,
तो सर सवाल फिर बिलाखिर यही है कि जब ऐसी चीज़ आपके साथ हुई हो तो कानूनी रिकोर्स से पहले आके ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे उसको उस तरह का इशू बना देना कि जहाँ पे फिर प्रोसिक्यूशन जो है उस पर प्रेशर हो, क्योंकि मिनासुल कौम जब अगर एक कौम देख रही है एक इशू को तो एक प्रेशर प्रोसिक्यूशन पे ज़्यादा होता है। तो आपका कहना है कि ये बेजा प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं FIA पे या दीगर इदारों पे इसको पब्लिक करके, ताकि वो मजबूर हों और इस पर कार्रवाई करें, आप ये कह रहे हैं? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये FIA का ये बिल्कुल, ये तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि FIA का ये काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। इस्लामाबाद पुलिस में चली जाए ना वो, और वहाँ जाके अपनी रिपोर्ट लिखा दें। वो ज़रूर उनसे पूछेंगे जो FIR दर्ज करने के तरीके हैं उसके तहत ये FIR होगी। अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि कोई मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ जाके इस तरह का इल्ज़ाम लगा के बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी साबिती के 10 साल के बाद वो जाके इस तरह की बात करें। डेफिनेटली अगर उन्होंने उनको साथ कोई ज्यादती हुई है तो जाके बताए, और उसका फिर एक तरीकाकार है, कानून मौजूद है और चीज़ें मौजूद हैं और सिस्टम मौजूद है, वो चीज़ें सब देखेगा। बहुत शुक्रिया और मलिक साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपना वक्त दिया। मिनिस्टर हैं सिंध गवर्नमेंट में, एज क्लैरिफाइड। भाई साहब उन्होंने उनको बहुत सारे लोग जो हैं वो एमेच्योर डिटेक्टिव बन रहे हैं इंटरनेट पे, तो वो उनके कुछ लोगों का जवाब भी दे रही हैं। तो उनसे कहा गया कि आपने बीइंग एन अमेरिकन एम्बेसी को ये कंप्लेंट नहीं की। तो अब ये उनका कहना है कि मैंने अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिशियल से उसके बाद बात की थी, इस इंसिडेंट के बाद 2011 में। उस तरफ से मुझे जवाब ये आया था कि सिचुएशन फ्लूइड है और कॉम्प्लेक्स है, लिहाजा उनकी तरफ से जो रिस्पांस आया था सिंथिया के मुताबिक वो लेस देन एफिशिएंट था, वो लेस देन एडिक्वेट था। देखिए इसमें बात यही है कि इस वक्त ये जो जिस तरतीब से पीपल्स पार्टी के खासकर लोगों के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये एक मड स्लिंगिंग नज़र आ रही थी और लग रहा था कि जैसे कोई एजेंडा है। लेकिन क्यों जब से ये इल्ज़ाम लगा है तो फिर अब हमें बहुत सीरियसली इसको लेना पड़ेगा। देखिए ये बात वाज़ेह है, इस इल्ज़ाम से पहले सिर्फ मड स्लिंगिंग ही हो रही थी और उसको उस पर हम शो ना करते, ये भी हम बताते चलें कि अगर ये वाला इल्ज़ाम ना होता तो हम उन सारी चीज़ों पे कि किसका किससे अफेयर था और क्या, इस पे हम शो नहीं करते। ये क्योंकि एक बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है तो ये शायद अब बात एक्सप्लोर करने के लायक है कि क्या ये बातें सिंथिया साहिबा जो कर रही हैं ये दुरुस्त हैं और ये क्यों कर रही हैं ऐसी बातें, और अब क्यों कर रही हैं इस तरह की बातें। और ये वही सवालात हैं जो उठते तो हैं। देखें दोनों साइड से आप नहीं देखें, और अब आप डिसजंक्टिवली जो इन्होंने सवाल उठाए हैं उसके साथ साथ जो FIA को पीपल्स पार्टी की कंप्लेंट है उसके भी सवालात का जवाब अब मतलब उसकी जवाब की ज़रूरत जो है वो कम नहीं हो जाती। पीपल्स पार्टी ने पूछा ये यहाँ पे कब से हैं, यहाँ पे क्या कर रही हैं, ये यहाँ पे किस तरह से रहती हैं, ये सारी बातें जो हैं इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इनकी सेंसिटिविटीज़ देखते हुए इनके इल्ज़ाम की भी इन्वेस्टिगेशन हो, और ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके इल्ज़ाम की इन्वेस्टिगेशन। ये जो पीपल्स पार्टी ने बातें की, लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी का सवाल है नहीं, बट दे गो मोर टुवर्ड्स जो पहले के इल्ज़ाम थे कि भाई, क्योंकि वो इशारा ये कर रहे थे कि असल में वजह इन सारी चीज़ों की के पीछे जो अल्टीरियर मोटिव है वो कुछ और है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो ये किसी की तरफ से कर रही हैं। लेकिन इस इल्ज़ाम के बाद इसको एक अलग तरीके से देखा जाए, अलग तरीके से देखा जाएगा। और ये रहमान मलिक साहब की तरफ से इसको महज झूठ कह देना, इनका क्या वाकई में वीज़ा रिन्यू 2011 में हुआ था, इनको क्या वाकई में। मैं थोड़ा सा आपसे करूँगा, देखें ये बर्डन अब इन पे है, इन्होंने कंप्लेंट फाइल कर ली है। FIA कानून के मुताबिक जो कार्रवाई करे, अगर इनको जो इल्ज़ाम संगीन इन्होंने लगाया उस हवाले से अगर ये FIR काटना चाहती हैं तो इनका पूरा हक है कि FIR काटें और कानूनी कार्रवाई जो है वो हो। और जब तक कि कानूनी कार्रवाई कम से कम तफ्तीश में आगे तक नहीं जाती तो ये महज इल्ज़ाम है, अभी साबित तो उस वक्त भी नहीं होगा, लेकिन अभी तो डिटेल्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम है और एक इल्ज़ाम है और एक बहुत पावरफुल इंसान उस वक्त कम से कम के खिलाफ इल्ज़ाम है और उसकी तरफ से इस इल्ज़ाम को सिरे रद्द भी कर दिया गया है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर से हाज़िर होंगे। तो बैनुल-अक़वामी तौर पर कुछ खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका जो सर फहरिस्त अगर कहा जाता था तो मिलिट्री ताकत के अंदर कहा जाता था, दौलत के हवाले से कहा जाता था, आजकल अमेरिका कोरोना वायरस के सर फहरिस्त है, कोरोना वायरस की अमवात और कोरोना वायरस की बुरी हैंडलिंग के सर फहरिस्त है। और अब अमेरिका के अंदर सियाफ़ाम लोगों के हवाले से राइट्स हो रहे हैं उसके अलग अलग शहरों में, किस वजह से, पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से, उस हवाले से भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
अब हम बात करेंगे एक बहुत सिस्टेमिक और प्रेवलेंट एक इशू है जो कि पूरी दुनिया के लिए रेलेवेंट है। बेशक के आजकल के हम जो रेस राइट्स अमेरिका में देख रहे हैं वो जर्मेन हैं और उनकी वजह से ये इशू जो है वो पूरी दुनिया में भड़क उठा है और इस हवाले से पूरी दुनिया में और यूरोप में ख़ासकर अमेरिका के अलावा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। और ये जो पुलिस ब्रूटैलिटी का एक ये वाला इंसिडेंट था वो तो अपनी जगह दर्दनाक था ही, लेकिन ये एक उससे बहुत ज़्यादा दर्दनाक एक सिस्टेमिक इनजस्टिस की तरफ इशारा करता है जो हमने देखा कि अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में प्रिवेल करता है। और हम ख़ुद पाकिस्तान में इससे आंखें नहीं हटा सकते कि यहाँ पे भी एक सिस्टेमिक इनजस्टिस जो है वो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, माइनॉरिटीज़ के हवाले से मौजूद है, जिसके हवाले से ज़रूर किसी भी कॉन्शियंशियस गैरतमंद कौम को सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अमेरिका में हमने देखा कि एक इस पर्टिकुलर पुलिस ब्रूटैलिटी के बाद हमने राइट्स देखे, लूटिंग देखी, पीसफुल प्रोटेस्ट जो थे वो बेतहाशा और मेजॉरिटी में ज़रूर थे, लेकिन साथ साथ हमने काफ़ी लूटिंग भी देखी। और उस लूटिंग के जवाब में, और अब ये हमारी जो आज हम बात करेंगे उसका दूसरा इंपॉर्टेंट आंसर है कि लीडरशिप क्राइसिस के वक्त जो होती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हमने सदर ट्रंप को देखा कि उन्होंने एक पुराना रेसिस्ट मुहावरा इस्तेमाल किया इसको जवाब देने के लिए और कहा कि व्हेन द लूटिंग स्टार्ट्स द शूटिंग स्टार्ट्स। तो लोगों को सुनने के बजाय, उनके साथ कंपैशन और एम्पैथी दिखाने के बजाय, उनके दर्द और ज़ख़म पे मरहम लगाने के बजाय उन्होंने कॉन्स्टेंटली ये प्रेफर किया कि वो नमक छिड़कें। और इस तरह की लीडरशिप की वजह से आज हम देख रहे हैं कि ये राइट्स अब पूरे अमेरिका में फैल चुके हैं। क्या ये एक वाटरशेड मोमेंट है? क्या ये एक ऐसा मोमेंट है जिससे तब्दीली वाकई आएगी? और अब तब्दीली जो है वो महज जो है प्रोटेस्ट से और लोगों के नंबर्स से देरपा नहीं होती। ये तब्दीली देरपा होती है जब इसकी अक्कासी चेंज इन पॉलिसी, चेंज इन लॉज एंड चेंज इन एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज के हवाले से इस हद तक हो कि जो लोग पुलिस अफसर ले लें अगर हम बिलफर्ज, उनका रवैया बदलना ही पड़े। इस पे आज मोहित जाफरी साहब हम बात करेंगे। हमें वॉइस ऑफ अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं असद हसन साहब, गालिबन सहाफ़ी हैं। असद साहब, पहले तो थोड़ा सा फरमाइएगा कि अमेरिका में ये एक कोई मॉन्यूमेंटल ट्रांसफॉर्मेशनल वाटरशेड मोमेंट नज़र आ रही है, या क्योंकि राइट्स पहले भी हुए हैं, आपके ख्याल से यहाँ कोई मायने खेज तब्दीली की तरफ हम जा रहे हैं? बेशक कि ये तब्दीली कानून साजी, बेहतर लॉ मेकर्स, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन इशू भी बनेगा। क्या अमेरिका किसी ऐसी तब्दीली की तरफ गामजन है? हैदर वहीद और मोइज, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। इस वक्त अमेरिका के अंदर इन्हीं मुजाहरों के पस मंजर में जो गुफ्तगू है, जो फोकस है वो इसी बात के ऊपर है जो आपका सवाल है। और ज़्यादातर तजियाकारों का, एनालिस्ट का, भले इवन वो आप ये कह सकते हैं कि साबिक आला अहदेदार हूँ अमरीकी इंतजामिया में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा हो, हत्ता कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा हूँ, वहाँ से लेके सोसाइटी के हर सेगमेंट तक इस वक्त यही सवाल है। और आप ये कह सकते हैं बहुत महफूज अंदाज में और मोहतात अंदाज में कि इस वक्त एक बड़ी डिबेट शुरू हो चुकी है। और अमेरिका के अंदर मुजाहरों की तारीख में ये बहुत बड़े मुजाहरे हैं। 100 साल के बाद इतने बड़े मुजाहरे देखने में आ रहे हैं। और इस काज के ऊपर जिसमें डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी अगर इम्कान है, तो उसके ऊपर ये बहुत बड़ी आवाज है, बहुत पावरफुल आवाज सुनने को मिल रही है। बढ़ रहे हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं, चलो शहरों में मजीद फैल रहे हैं। आज भी इस वक्त जहाँ पे मैं वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ, तो यहाँ की मेयर और यहाँ के पुलिस ऑफिस ये इन्फॉर्म कर रहा है कि आज सैटरडे को सबसे बड़ा मुजाहरा पिछले दिनों में, यानी ओवरऑल तकरीबन। तो नतीजा क्या निकलेगा सर? इस तरफ अगर पेशन गोई हम करें कि मुमकिन तौर पे, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं और असल चेंज तो जाहिर है पॉलिसी और कवानीन और लॉ मेकर्स के ज़रिए से होगी, वोटिंग के ज़रिए से लिहाजा होगी, तो आपके ख्याल से ये मोटिवेट और रैली करेगा कि इस इशू पे अब एक इलेक्शन का एक ये मेजर इशू बने और लोग इस पर वोट करके तब्दीली ला सकें? इसमें तो खैर कुछ शक नहीं। आप देखें कि आज ही मिनियापोलिस के अंदर जहाँ पे ये वाकया हुआ था, वहाँ पे उनकी पुलिस और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने मिलके, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, सो स्टेट्स और इवन काउंटीज अपने सतह के ऊपर बैठ के सारे प्रोटोकॉल्स को, एसओपीज को वो रिविजिट कर सकती हैं। और आज उसी मिनियापोलिस के अंदर कुछ देर पहले ये फैसला किया गया है पुलिस की हैंडलिंग में कि इस तरह के केसेस में वो चोक होल्ड नहीं कर सकते हैं और इसी तरह वो गर्दन के ऊपर दबाव नहीं बढ़ा सकते हैं। और
और तो उसका पुलिस की हैंडलिंग वहाँ पे उन्होंने इसको रिविजिट कर लिया है। सो ये तो अगेन एक स्टेट की बात है, लेकिन ये एक तासुर है कि पुलिस जो एक बड़ा लॉ इन्फोर्समेंट इदारा है वहाँ पे लॉलेसनेस है और उसको कंट्रोल करना है। लेकिन दूसरी तरफ का वर्जन भी मैं आपको दे दूँ, मैं उस पुलिस कमिश्नर से बात की है, वो ये समझते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे औसतन 2 डेड बॉडीज पुलिस ऑफिसर की उठाई जाती है। जरूरी नहीं कि हर बार इस तरह के वाकयात के पीछे रेसिज्म इन्वॉल्व हो, इसके पीछे वो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है कि पुलिस ऑफिसर को इमरजेंसी कॉल आती है, उसको मौके पे पहुंचना होता है और वहां बहरहाल सर फ्रस्ट्रेशन निकालने के इससे बेहतर तरीके भी होते हैं। और अगर मैं ये आपसे पूछ सकूं, और मेरे ख्याल से देखें, मेरे लिए ये पुलिस ब्रूटैलिटी का इशू नहीं है, मेरे लिए ये फ्लॉयड का इशू नहीं है, ये एक बहुत सिस्टेमिक इनइक्वालिटी और इनजस्टिस का इशू है। और अगर इसको मेरे ख्याल से सिस्टेमिक एक इशू देख के आगे लेके चला जाए तो एक मायने खेज तब्दीली की तरफ हम बढ़ सकते हैं। क्या इसको एक लार्जर इशू भी देखा जा रहा है? देखिए, अगर हैदर मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपने अब रेसिज्म और उसकी बुनियाद पर देखना है तो फिर तो सोसाइटी के अंदर वो पूरी ओवरऑलिंग की वो बात कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ पुलिस ट्रीटमेंट की बात करनी है तो वो बिल्कुल सेपरेट है। अगर इसके मुकाबले मेरे लिए तो ये सिर्फ पुलिस का मसला नहीं, आप बताइए अमेरिका में किस तरह देखा जा रहा है। मेरे लिए तो ये एक बहुत लार्जर सिस्टेमिक इनजस्टिस का इशू है। सिस्टेमिक इनजस्टिस सेंस में है कि पुलिस और पुलिस यूनियंस, पुलिस की पावर्स, उन्हीं को सवाल उठाया जा रहा है ना, वो दर हकीकत उनको एम्पावर करती है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक उस जुमरे में ज़्यादा देखा जा रहा है। एक चीज़ अगर क्लैरिफाई कर दें सर बिफोर वी रैप अप दिस डिस्कशन, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स वहीं की वहीं खड़ी हैं, इज दैट ट्रू? लास्ट 3 दिन पहले के जो सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं उसमें इसके ऊपर 65% अमेरिकन जो हैं वो, ये रॉयटर्स का और इप्सिस का सर्वे है, वो ये समझते हैं कि 65% लोग इन मुजाहिरों के हक में हैं। और उसके साथ साथ 54% लोग ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हैंडलिंग ठीक नहीं की। उनकी जहाँ तक अप्रूवल रेटिंग की बात है, वो उनकी जो सपोर्ट बेस है वो इंटैक्ट है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जो बाइडन, जो कि निस्बतन एक कमजोर उम्मीदवार भी ख्याल किए जा रहे थे, वो इस वाक़े के बाद और इस डिबेट के बाद थोड़ा गेन करते हुए नजर आ रहे हैं उनके आगे। ठीक ठीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट किया फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम वाशिंगटन। वही साहब, ये एक स्ट्रॉन्ग मैन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस का जिस एरा में हम आ गए हैं, जो बोरिस जॉनसन, जो डोनाल्ड ट्रंप, जो जेयर बोल्सोनारो, जो डुटर्टेस इन फिलीपींस, some would say, well, मोदी भी, and some would say मोदी साहब के साथ भी एक मुल्क में कहीं, लेकिन हम जिस स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में आ गए हैं उसके अंदर ये जो आपने जो ये एक लाइन बताई बहुत पावरफुल लाइन थी, लेकिन ये ईगो फ्यूल्ड लाइन, एक जैसे कि ये मैं कमज़ोर लगूंगा अगर मैं इसके सामने लचक दिखा दूं, ये सबसे नहीं। और देखें, इसमें पहली है कि मैं इनके सामने लचक तो दिखा ही नहीं सकता, पहली बात, क्योंकि मैं तो निचला हूँगा वैसे ही लचक दिखा के किसी के साथ भी, लेकिन इन सयाफाम लोगों के सामने सवाल ही पैदा नहीं होता। इम्प्रेशन जो मिल रहा है वो यही है कि सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने इसको ना सिर्फ एक ईगो का मसला बना लिया है, बल्कि उन्होंने क्वाइट क्लियरली डिसमिस किया है एक बड़ी क्राई फॉर हेल्प को। एक एंडेमिक रेसिज्म, नस्ल के हवाले से रेसिज्म के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की एक तवील तारीख़ है। ये सेंट्रल पार्क 5 के हवाले से जिन लोगों को गलत इंडाइट करके सालों उनकी ज़िंदगियां ज़ाया की थी, 5 सयाफाम लड़कों की, और बाद में वो मासूम करार दिए गए थे, उनके हवाले से उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन वसी और तेज़ करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस ज़माने में एक पूरा पेज का ऐड खरीदा था। से आज इतने फॉरेन मिलिट्री के यानी इस्टेब्लिशमेंटेरियन रिपब्लिकन लोगों ने आके सदर ट्रंप को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अमेरिका यूँ आगे नहीं चल सकता। 30 से 35% आई थिंक अमेरिका इज नॉन वाइट नाउ, एंड कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो 50% के वर्ज पे हैं, कैलिफोर्निया इंक्लूडेड। तो मैं नहीं देखता कि अमेरिका इस तरह आगे बढ़ सकता है। ट्रंप साहब एक और टर्म शायद ले जाएं, क्योंकि इस वक्त जो वाइट सुप्रीमिस्ट्स हैं या जो इस वजह से वोट ट्रंप साहब को देते हैं कि वो इमिग्रेशन रोकें और नॉन वाइट्स को रोकें, वो उनके साथ ज़रूर खड़े रहेंगे। और मेरे ख्याल से अगला इलेक्शन भी शायद ट्रंप निकाल जाएं। लेकिन देखें, वक्त की रफ्तार तो उनके खिलाफ है अब, क्योंकि ये माइनॉरिटीज ये 35% के मन नहीं जाने। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, हम अपनी जगह पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी में मैटर करेंगे और ये बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हम जिस तरह अक़लियतों को ट्रीट करते हैं वो इससे कई दर्जे बदतर है।
पाकिस्तान में हमारी पुलिस किस तरह बिहेव करती है और किस तरह के कवानीन हैं और किस तरह की लोकल गवर्नेंस उनको इन चेक रखती है, वो इससे कई दर्जे इससे बुरा है। ये बात हम किसी वहम से भी कोई कंपैरेटिव या कोई अपने हमारे यहाँ जो सोशल कॉन्शियस है उसको कंपैरेटिवली नहीं कर रहे, लेकिन हम ये ज़रूर दिखा रहे हैं कि आप जितने भी बड़े हों, जितने भी ताकतवर हों, आप जितने भी आला हों, जितने भी सक्सेसफुल हों, आप अगर बेसिक ह्यूमन कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर पाएँ वहीद साहब, तो 4 साल के अंदर आपका तमाम सोशल फैब्रिक अनरेवल कर सकता है। कहाँ खड़ा है अमेरिका आज? अमेरिका एक बहुत क्या हो रहा है? प्रिकेरियस और नाजुक मोड़ पे है, क्योंकि अमेरिका में सोशल और रेशल टेंशन्स जो हैं वो बहुत कई सौ सालों पुराने हैं, और अमेरिका ने बहुत बेहतर करना शुरू कर दिया था और ये अब सारा रिवर्स हो गया है। अमेरिका ने एक ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, अमेरिका में जो कवानीन में तब्दीलियां, लेकिन उस ब्लैक प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने के नतीजे में जो पुशबैक आया वो डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में आया। लेकिन ये होता है, और मैं इतना भी बता दूं कि ये इतनी मेरे ख्याल से बुरी चीज़ नहीं है जितनी अभी नज़र आ रही है, क्योंकि इससे आगे ये नज़र आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस है कि वाइट सुप्रेमिसिस्ट जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं इस वक्त, और रेजिस्ट आप इस तरह जब करते हैं जब आपको यकीन हो चला हो कि अब ये नहीं चलेगा। नहीं, आप ये सिस्टम देखें वहीद साहब, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि ठीक है, बहुत हमारे सिस्टम से तो बहुत बेहतर सिस्टम है, लेकिन आप ये सिस्टम देखें कि एक कैजुअली एक इंसान एक दूसरे फ़र्द की गर्दन पे घुटना रख के बैठा है, और उसने सिंबॉलिकली जो है ना इंसाफ और इंसानियत, वो आदमी कह रहे हैं मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा, और वो आई कांट ब्रीथ, और वो उसको सुन भी नहीं रहा, जैसे कि उसके जो घुटने के नीचे है वो इंसान ही नहीं है, जैसे कि ये ऐसी चीज़ें करता रहा है, और जैसे कि उसकी ट्रेनिंग का ये हिस्सा है कि अच्छा। और जिस वजह से इनका अरेस्ट किया गया था वो इस बात पे शक था कि इन्होंने जिस चेक से अपनी ग्रोसरीज की, अपनी सुपरमार्केट से चीज़ें खरीदी हैं, जिस चेक से, वो चेक शायद मशकूक है, और वो चेक भी मशकूक नहीं था। आफरी साहब, मैंने क्योंकि कुछ साल मैं अमेरिका में रहा हूं, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि देखें, बहुत आसान होता है, और हम भी जब वहाँ नए जाते हैं तो हमें भी लगता है कि हम अगर देखें ओवर्टली तो ये लूटिंग देख के हम अपने आप को एक्चुअली स्याफाम लोगों से अलहदा और दूसरी तरफ समझते हैं, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं करते। लेकिन असल हकीकत ये है कि यहाँ पे ये वाली लॉलेसनेस सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर है, असल लॉलेसनेस सिस्टम में है, पुलिस में है, जिसकी नतीजे में ये लॉलेसनेस इनएविटेबल है। नहीं, और ये एग्रेशन जो है नहीं कर सकता कोई साहब, ये एग्रेशन जो है ये जेनरेशनल इनजस्टिस की नतीजा है, ये जेनरेशनल यूज ऑफ फोर्स का नतीजा है। मतलब देयर आर मोर ब्लैक मैन लाइज इन द सिस्टम एंड इन द पुलिस, नॉट इन द लूटिंग अलोन। इससे बड़ा द लूटिंग इज मेयरली सुपर स्ट्रक्चर। इससे बड़ा कोई स्टैट इस मुल्क के लिए नहीं है कि अडल्ट के जवान स्याफाम मर्द जेलों में ज़्यादा हैं, कॉलेजेस में कम हैं। मतलब और सेम क्वालिफिकेशन पे $71,000 वाइट ग्रेजुएट की एवरेज सैलरी, आई थिंक मास्टर्स के जिसकी भी चीज़ के बाद, सेम चीज़ के बाद $41,000 अफ्रीकन अमेरिकन। एक सिस्टेमिक इनजस्टिस है जिसकी ऑपरेशन के जवाब में अगर बहुत सारे लोग कानून तोड़ते हैं तो आप ये इशारा करके नहीं कह सकते कि देखो ये कानून तोड़ते हैं। रिसेंटली गए होते हैं, जिस तरह मैं हूं, अगर कि मैंने कुछ साल जो अमेरिका में गुजारे, तो हमें ये हमेशा हिस्ट्री का क्योंकि पता नहीं होता, तो हम बड़ी जल्दी कहते हैं कि ये लूटर्स का कसूर है, लेकिन ये असल में लूटर्स को जो लूटर बनाता है उसका कसूर है। सोसाइटी का इशू है जिसके जवाब में आप देखें जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। देखें, अमेरिका से ज़्यादा कनेक्टेड दुनिया में कम मुल्क हैं, इतने बड़े मुल्क तो कोई भी नहीं है। अमेरिका से ज़्यादा कॉन्वर्जेशनली फ्री इतने बड़े दुनिया में कम मुल्क हैं। लिहाजा ये जो विजुअल सामने आ रहे हैं, ये 73 साल के आदमी को धक्का देके गिरा दिया, उसके सर से खून निकल रहा है। मतलब जिस तरह की ये सारे विजुअल सामने आ रहे हैं, द वे देयर पुलिस इज़ बिहेविंग, मतलब ये एक वाटरशेड मोमेंट तो ज़रूर है। ये इस पे अभी भी सवालिया निशान है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी हुई हैं इस नौयत की मेरी ज़िंदगी में। मैंने इस तरह के प्रेसिडेंट के साथ नहीं हुई, देखिए इस तरह के सरबराहान के साथ नहीं हुई, जो कि इस बात को झुटला रहे हैं, झूठ बोल के झुटला रहे हैं, इस तरह रद्द कर रहे हैं, और जहाँ नरमी दिखानी है वहाँ ताकत दिखा रहे हैं, जहाँ ताकत दिखानी है वहाँ नरमी दिखा रहे हैं। मतलब ये जो हमने रिसेंटली कोरोना में भी और वैसे लीडरशिप देखी जो फैक्ट्स को झुटलाती है, जो क्लाइमेट चेंज को झुटलाती है, जो पैंडेमिक्स को झुटलाती है, जो अपनी गलतियों को छुपाती है, हकायक को झुटलाती है और झुटला के चली जाती है। मतलब कुछ सुनना नहीं, आप सब झूठे हैं, फेक न्यूज़।
ये खैर ये हम भी यहाँ पे भी जो अना और सुनते हैं। अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की बुनियाद पे फैसले करती है, तो वो माशरे के लिए कभी भी इंसाफ का बायस होना उसके लिए बड़ा मुश्किल है ऐसी रेजीम के लिए। और आज हम यही देख रहे हैं कि अमेरिका में एक हिस्ट्री में मुझे नहीं याद कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कभी नहीं। तक डिविसिव रहा हो। नहीं, अभी हिस्ट्री में कभी तारीख में आपको याद हो कि एक अभी गुजरा हुआ अमेरिकन प्रेसिडेंट हाजिर अमेरिकन प्रेसिडेंट पे इस हद तक तनकीद कर रहा हो जो और सब ओबामा कर ने रहे की हैं। है। और इनकी अपनी और कैबिनेट में जो रह चुके ये हैं लोग कभी वो भी नहीं कर होता, ये इनके कन्वेंशंस के कम्प्लीटली खिलाफ है। प्रेसिडेंट जब रिटायर हो जाता है, जब प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट हो जाता है, तो वो फिर एक हैलोड चीज हो जाता है, वो लाइब्रेरीज बनाता है, वो अगर- चैरिटी करता है, वो अगर सियासत इस में फिर चीज़ बात नहीं को- करता। अगर इस चीज़ को एक सिस्टेमिक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की तरफ नहीं ले जाया गया तो ये चीज़ें रायगा भी हो सकती हैं। मेरे ख्याल से सब ममालिक को इंक्लूडिंग हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने अंदर भी देखना चाहिए कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसी इनजस्टिस तो नहीं कर रहे, क्या हम ये ज़्यादती तो नहीं कर रहे कि उनके रिएक्शन को ही देखें और ये ना देखें कि हम क्या करते हैं कि जिसकी वजह से उनका ये रिएक्शन। नहीं, जिस तरह मैंने कहा था, हमारे यहाँ हालात बहुत हद तक अबतर हैं। हमारे यहाँ रिएक्शन का तसव्वुर और नंबर शायद वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, हमें अपने कॉन्डक्ट को भी ज़रूर देखना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/agenda360। और एक मैं आखिरी साहब कहना चाहूँगा कि हमने जिस पे जब सोचा भी था कि ये अमेरिका का इशू है, हमसे बहुत दूर है, लेकिन हमने इस पे सेगमेंट इसलिए किया क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का इशू है और ये कनेक्ट करता है सारे ममालिक को और सारे लोगों की ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ को और सिस्टेमिक जो इनजस्टिस है दुनिया में उसको ये जो है हाईलाइट करता है। और इसलिए हमने ये सेगमेंट किया। हम ये जानते हैं कि ये अमेरिका, काफ़ी लोग पाकिस्तान में कहते हैं अमेरिका का मसला है और जब हमारे मसले होते हैं तो वो उनकी मीडिया को दिखाती है, बट बात यह कि ये अमेरिका का मसला की वजह से हम एक ऐसे इशू को हाईलाइट कर पा रहे हैं कि जो दुनिया में आई थिंक हर मुल्क में है और अमेरिका में मोस्ट सिग्निफिकेंटली है, ख़ासकर क्योंकि अमेरिका ने हमेशा दावा किया है कि वो ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन है। अमेरिका मस्ट डू बेटर जाफरी साहब, एंड इट मस्ट डू बेटर than Trump. I agree. आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है, @हैदवी10 हैदर साहब का ज़ाती ट्विटर हैंडल है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। कोविड-19 की वबा में इस वक्त पाकिस्तान में कंफर्म जो लोग उस मरीज़ का शिकार हैं वो 95,488 हैं। कल जब हमने ये रिपोर्ट शो के शुरू में की थी तो उससे अब तक 6,211 लोग मज़ीद मुतासर हुए हैं, जबकि हम टेस्टिंग भी तकरीबन 20,000 लोगों की कर रहे हैं या 20,000 लोगों से कम कर रहे हैं, 18,000 लोगों की कर रहे हैं। हमारी टेस्टेड नंबर्स का अब जो परसेंटेज हिस्सा कंफर्म हो रहा है वो अपवर्ड्स ट्रैजेक्टरी पे है। ऐसे में अमवात के अंदर भी 116 से इजाफा हुआ है और अब तमाम कंफर्म्ड अमवात कोविड की, जो कि हकीकतन इससे बहुत फ़र्क हो सकता है नंबर, वो 1954 है। इसके अलावा लाहौर के अंदर एक रैंडम सर्वे के तहत जितने लोग सैंपल हुए थे उनमें से जितने लोग मुस्बत कोविड-19 के मुस्बत आए, उससे नतीजा ये निकाला गया स्टेटिस्टिकली कम से कम लाहौर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर ही, सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 7 लाख से ज़्यादा कोविड-19 से मुतासर अशख़ास रह रहे हैं। हमें जो इसके ऊपर एक वफाकी रिस्पांस चाहिए थी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को मुंजमद करके एक यूनिटरी रिस्पांस चाहिए थी, उसके कंप्लीट बरक्स रिस्पांस आई है। सूबों को अपने आप छोड़ दिया गया। ताफ्तान के अंदर वफाक ने इंटरफियर करना था, नहीं किया। 760 मिलियन रुपए सही वक्त पे लगा देने थे, बहुत सारे मसाइल जो हैं वो थम जाते, नहीं हुए। वफाक ने लॉकडाउन नहीं करनी थी, फिर करनी पड़ी क्योंकि कहीं से ऐलान हुआ, फिर उसके बाद जब कर दी तो फिर सबसे अच्छी लॉकडाउन वफाक की हुई। अब जब वफाक ने लॉकडाउन हटा दी तो लॉकडाउन तो सिर्फ एक अशराफिया की ज़िद थी। ये सब हमारे वज़ीर आज़म साहब के ख्याल हैं। इस डगमग के दौरान सिंध ने जितनी कोशिश की, सिंध हुकूमत जिसके ऊपर लाख आप इल्ज़ाम और मज़ीद चीज़ों के लगा सकते हैं, लेकिन इस कोविड-19 की सिचुएशन में तवातुर से कोशिश की कि लोगों को गैर ज़रूरी सोशल गैदरिंग से इज्तनाब करवाएं, लोगों को हेल्प करें, असिस्ट करें। और वहीद साहब परफॉर्म किया एक ऐसे पॉइंट पे कि आप कंपेयर कर रहे हैं इस वक्त सिंध की परफॉर्मेंस और वफाक की परफॉर्मेंस, और ये बात सामने आ रही है कि एक चीज़ तो हमने देख लिया ना जाफरी साहब के पिछले 25-26 जितने भी दिन हुए हैं लॉकडाउन हटाए हुए, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपके सामने आ गया। हालांकि हमारा लॉकडाउन बहुत ही पुअर था और मौसर नहीं था, जिसकी वजह से ये रेट बढ़ रहा था इन्फेक्शन का और हमें खोलना पड़ा। तो लॉकडाउन की तारीफ़ तो नहीं की जा सकती बिल्कुल, लेकिन फिर भी बावजूद नीयत तो थी एक हुकूमत कि की। आप देख रहे हैं कि क्या फ़र्क
पड़ता है। अच्छा, अब देखें, आप कंटिन्यूसली बंद रख तो नहीं सकते थे, लेकिन अगर मौसर लॉकडाउन करते तो शायद इंक्रीमेंटली खोलने पे मैनेज कुछ हो जाता। सिंध हुकूमत ने कुछ किया, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब से रहा नहीं गया कि वो अशराफिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं और सिंध हुकूमत की गलती दिखाएं कि अभी 20 केस थे और उन्होंने लॉकडाउन कर दी। साथ ही साथ वज़ीर आज़म अपनी लॉकडाउन के ऊपर तारीफ़ भी चाह रहे हैं। अच्छा, अब जब एक मसले में हम खड़े हैं तो आपके एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जो कि एक बहुत नुमाया शायर के बेटे हैं, वो उनका एक मिजाज है, एक लहजा है, एक नरम लहजे के हैं। तो जब आपने कोई तल्ख बात करानी होती है तो उनके साथ आप मुराद सईद साहब को बिठाते हैं और वो ये कहते हैं 3 लाख राशन देने का वादा किया और फिर 5 लाख लोगों को राशन देने का वादा किया। आज तक रूही ज़मीन पर किसी को पता नहीं चला कि राशन किसको मिला। रोज़ाना आपकी तरफ से भाषण ज़रूर मिलता है, राशन किसी को आज तक नहीं मिला। भाई ये मजाक करने का वक्त नहीं है अगर ये मजाक था, ये तंज करने का वक्त नहीं है अगर ये तंज था। और ये बात भी बजा नहीं है। सिंध हुकूमत ने कई हज़ारों तस्वीर शाया की हैं जहाँ पे लोगों के अंदर ये राशन सबमिट हुआ है और मिला है। आप न सिर्फ गलत बयानी का काम ले रहे हैं, आप इस वक्त अगर एक बात को मजाक बना रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है क्या था, ये क्यों था, ये ज़रूरत क्यों थी, मुराद सईद साहब को ये करने की क्या ज़रूरत थी? शायद क्योंकि शिबली साहब से हो नहीं पाएगा ऐसी बात, बट वाई, मुझे समझ नहीं आती। ये अमीर मुल्क भी इसके अंदर दिवालिये हो गए हैं, ये सारी बातें करने की हैं, लेकिन ये इस वक्त राशन नहीं, राशन का के बजाय भाषण दे रहे हैं। ये किसको आप अपील कर रहे हैं? टाइगर फोर्स ने भी तो बहुत कुछ कर चुके नहीं, बट ये इससे क्या मिलता है वफाक को? क्या किसके दिल को सुकून मिलता है इस तरह की बातों से कि जहाँ पे लाख तक करीब कंफर्म्ड केसेस हैं, 7-8 लाख से ज़्यादा हर शहर के अंदर अनऑफिशियली केसेस हैं, 1954 लोगों की अमवात हो चुकी है। आप ये अपनी ये स्ट्रीट शायरी करने के अलावा कोई बेहतर काम नहीं है इस वक्त करने को। और मुराद सईद साहब का इस वक्त सामने आने की ज़रूरत ही क्या है अगर सैनिटी फाइनली प्रिवेल्ड और शिबली फराज साहब जो है वो हेल्थ एक्सपर्ट्स की सुनी जा रही थी या इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की सुनी जा रही थी? मुराद सईद जैसे जी, मुराद सईद साहब आज भी वही नजर आएंगे। आज हम मुराद सईद साहब की इकोनॉमिक एक्सपर्टीज सुन रहे हैं इस तरह कि वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े मुल्क दिवालिया हो गए हैं। ये वही मुराद सईद साहब हैं जिन्होंने हमें वादा किया था कि 200 अरब डॉलर जो हैं वो 3 दिन के अंदर आएंगे पाकिस्तान के अंदर। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बनने के बाद 100 अरब डॉलर वो बैरून मुल्क जो हम जिनसे मकरूज़ हैं उनके मुंह पे मारेंगे और बाकी 100 अरब डॉलर की बारिश हमारे ऊपर होगी। उसके भी हम मुंतज़िर हैं। वो भी ख्याल से मुराद भाषणी थी सईद साहब को इस्तेमाल करना इस पॉइंट पे आपकी अपनी सोच की क्या अक्कासी करता है आपके ख्याल से? अगर आप वज़ीर आज़म हैं और आप चाहते हैं कि मुराद सईद आपको जाके एक पैंडेमिक के हवाले से जहाँ पे इकोनॉमिक और जो है हेल्थ एक्सपर्ट्स का रोल ज़्यादा है, जहाँ पे इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी डिसीजंस हैं जो कि हाईएस्ट सतह पे लिए जा रहे हैं, वहाँ मुराद सईद साहब आपको अगर डिफेंड करने जाते हैं और ये इस तरह की बात करते हैं तो व्हाट डज़ इट से अबाउट द थिंकिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? देखिए, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आपके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं इस वक्त वो बोल नहीं रहे मास्क नहीं पहने हुए। उनके और मुराद सईद साहब के बीच में 6 फुट का फासला नहीं है। मुराद सईद साहब मास्क पहन लेते और फिर कुछ बोलते भी नहीं, बेहतर होता, लेकिन कम से कम मास्क उनके हाथ में या कहीं नज़र आता तो भी बेहतर था। यानी ये मैसेजिंग क्या है कि आप सब ने अपना ख्याल रखना है, आवाम को अपने सपुर्द कर दिया है, लेकिन कोई मैसेजिंग तो होती है ना। जिस तरह हमने कल भी बात की थी, भाई कोई एक बयानिया होता है, ठीक है आप उनको बंद नहीं कर सकते, आज़ाद कौम है, लेकिन आप ये तो इस बात को तो तस्लीम सब करते हैं ना कि मास्क पहनने से इसका स्प्रेड रुकता है। तो अगर आप एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक के सामने बैठ के तंज करने ही सही बैठे हैं तो कम से कम उसके विजुअल्स तो पूरे कर दें। एक स्प्रे कैन आपके सामने रखा हुआ है, ना आपके आपस में सोशल डिस्टेंस है और ना आपने कोई कोशिश की है कि आप लोगों को दिखाएं कि हम भी मास्क पहनने में यकीन रखते हैं, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि ट्रांसमिशन रेट जो है वो 1% से कम हो जाती है अगर एक कैरियर ना जानते हुए कि वो कैरियर है वो मास्क पहन के आवाम में निकले, जबकि ये ट्रांसमिशन रेट फिर भी काफ़ी हाई रहती है कि जब अगर सिर्फ मैं मास्क पहना हुआ हूँ और एक कैरियर बगैर मास्क पहने हुए, ना जानते हुए बगैर मास्क पहने हुए मेरे पास से गुजर जाए। कम से कम ये बात तो आप समझा सकते हैं। इसमें तो कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे, इसमें तो कोई हमारी इकॉनमी मज़ीद गरीब नहीं हो रही, ये तो बेसिक नॉलेज है, ये भी स्प्रेड की जा सकती है। और जिस वजह हमें जो बताई जाती थी डेली वेजेस की कि जिसकी वजह से हमने इस तरह यकमुश्त खोल दी पूरी इकॉनमी, वो उसके अमरूद वालों के अलावा जो चीज़ें खुली और जितने वहाँ लोग SOPs फॉलो किए बग़ैर जमा होते रहे और हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो ये इस तरफ भी अक्कासी करती है जाफरी साहब की कभी नीयत ना लॉकडाउन की थी और ना SOPs को इन्फोर्स करने की नज़र आती है। हम तो देखें अमाल देख रहे हैं, हमें तो दिलों का हाल नहीं पता। भाई आपने आवाम के ऊपर छोड़ दिया ना। अब जो 1-2 चीज़ें रह गई थी कि मास्क पहन लें, कम से कम आवाम के ऊपर छोड़ दिया ना सब कुछ। आगाही देना तो फिर भी आपका काम है ना, आगाही देना। तो द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड,
कहीं वज़ीर सुना आज़म था साहब हमने। जी इमरान खान साहब बड़े शौक से फरमाते थे। तो ये आगाही भी जो है इट फ्लोज फ्रॉम द हेड, मतलब आप करके दिखाएं, तो कोई 1 पाउंड फिश मुझे याद आ रही है। आप करके दिखाएं, फिर मानने की कोई गुंजाइश पैदा होगी ना, मतलब नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल जाफरी साहब, बहुत कुछ जो अब तक नज़र आ जाना चाहिए था, यानी कि हमें एक मैनेज करते हुए एक लोअर रेट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ आ जाना था। हमारी अमवात जो हैं वो आज बढ़ती भी नहीं घटती भी नज़र आती। आज हम जो है 3 महीने के आगे जा चुके हैं इस पेंडेमिक में, और आज तक जो है ये नंबर्स सिर्फ ऊपर जा रहे हैं। हमने पहले इस चीज़ पे एतबार किया, एनएसआर किया कि शायद कोई एक्स फैक्टर है, कोई इम्यूनिटी है, कोई ये स्ट्रैंड कमज़ोर है। नंबर्स जो हैं वो इशारा करते हैं, अमवात के नंबर्स कम से कम इशारा करते हैं कि शायद कोई ना कोई वजह है कि अमवात की शरह यहाँ कम रही। लेकिन हम ये शायद भूल गए कि जब पॉपुलेशन इतनी हो और शरह बढ़े नहीं घटे बेशक, तो भी ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा जानों का ज़िया है, बहुत सारी जानों का ज़िया है, और गैर ज़रूरी ज़िया भी हो सकता है। और अगर गैर ज़रूरी जान का ज़िया हो तो ये तो सरासर जो है हुकूमत के डोर स्टेप पे ये इल्ज़ाम आता है कि उनकी पॉलिसी जो है वो क्या हेल्थ एक्सपर्ट्स की बुनियाद पे थी, उनकी पॉलिसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की बुनियाद पे थी, या एक बड़ा सिंपल एक बात थी कि मेरी सियासत या मेरी जो इस वक्त वो है सियासत, उसके लिए ये बिल्कुल नागुज़ीर है कि मईशत बंद ना हो। क्या ये थी इल्ज़ाम? और इस सब के बाद सारे फैसलों के बाद पता नहीं है अभी इन चीज़ों का, लेकिन ऐसा था या हम नहीं तो था? अमाल देख के क्या पॉलिसी नहीं फॉलो करनी थी, लेकिन मास्क पहनने का कहना से तो कुछ नहीं जा रहा ना। जब हम अगर हम हर चीज़ ख़त्म कर दें, आई वुड लव टू सी अ रिपोर्ट जो ये बताए कि इस हालात में अगर हर बंदा सिर्फ पब्लिक में मास्क पहनना शुरू कर दे तो रेट ऑफ इन्फेक्शन और डेथ पे क्या असर पड़ेगा। आई डोंट नो, बट आई वुड सस्पेक्ट कि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बड़ा और बहुत बुनियादी फर्क। तो आप सोचें हम एक 40 रुपए के मास्क अगर देना शुरू कर दें दिन के 2 या 1, नहीं आप अगर क्लॉथ मास्क भी लोग पहन लें जिनको रियूजेबल हो, फिर भी एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोरोना सिर्फ एक फ्लू टाइप बातें करेंगे, अब यहाँ आ जाएं, देखें जाने से पहले कि जो असल इख्तलाफ है और एहतजाज है वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन डबल स्पीक के ज़रिए से पहुँचाई गई, जिसका कि शुरू से ये कहा गया, जिसका की बुनियाद ये रखी गई कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ पे अवाम फिर अगर SOPs फॉलो ना करें तो फिर आप अवाम को क्या कह सकते हैं? आपने तो उन्हें कहा था कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक फ़्लू है। तो अब वो फ्लू को फ्लू समझते हुए अगर चलेंगे, नहीं, मैसेजिंग को कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/agenda360 @agenda360 हमारा ट्विटर हैंडल है, हैदर हैंडल है, JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज़ 7:05 पे फिर हाजिर होंगे।